द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अंग्रेजी का ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है बच्चों के भविष्य और उनके जीवन के बारे में। कहा जाता है कि कौन क्या करेगा और क्या बनेगा अपने भविष्य में, ये कई हद तक उनके बचपन में ही तय हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का जीवन उनके अनुकूल आवश्यकताओं के अनुसार गुजरना चाहिए, ताकि उनका आने वाला कल, उनका आने वाला समाज एक अच्छा रूप ले सके। एक समय था जब हमारा देश, हमारा समाज उतना शिक्षित और उतना जागरूक नहीं था, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद है तो लगभग हर कोई शिक्षित है, जागरूक है। तो क्या लोगों के शिक्षित और जागरूक होने के बाद से हमारी जनता, हमारा समाज सारी प्रॉब्लम से, समस्याओं से उबर पाया है? बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ हमारे भारत जैसे देश में ही नहीं, बल्कि पता नहीं पूरे विश्व की समस्या है, और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वर्तमान में बाल श्रम जैसी समस्याओं को लेकर हमारे सरकार ने, हमारे समाज ने कौन कौन सी नियम कानून बनाए हैं, आज दर्शकों हम उसी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। दर्शकों, आज के हमारे खास कार्यक्रम आयाम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर राजीव कुमार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति बेगूसराय से हैं, और इतना ही नहीं, ये जीडीसी महाविद्यालय के फैकल्टी भी हैं, गेस्ट मेंबर भी हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आइए हम डॉक्टर राजीव कुमार का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर राजीव जी, आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम आयाम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजीव जी, आज जो हम बात करेंगे, जो आज हमारा विषय है, वो है जो भी श्रमिक हैं उनके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनके कल्याण के लिए, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बाल श्रम की जो ये समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? धन्यवाद आकांक्षा श्रीवास्तव जी। आपका जो विषय है श्रमिकों के कल्याण के संबंध में और त्वरित जो बाल श्रम की समस्या है उसके ऊपर, तो ये समझ लें, बाल श्रम की समस्या जो है केवल अपने देशों के लिए नहीं है, ये विश्व की समस्याएं हैं। किसी भी सभ्य समाज एवं सभ्य विश्व में जो बाल श्रम होते हैं या जो देश के बच्चे होते हैं, वह राष्ट्र के भविष्य होते हैं। और किसी देश का बच्चा अगर बाल श्रम है तो उस देश का जो बनता है स्थिति पूरे विश्व में, वह एक अलग प्रकार का। और किसी महल या कोई बहुत बड़ा बना दें इस देश में, और उस देश के बच्चे अगर चाइल्ड लेबर बाल श्रम में लिप्त हैं, तो वह देश एक विश्व के पटल पर उन्नत देश नहीं माना जाता। उसी कड़ी में बाल श्रम की एक समस्या हमारे देश में शुरू से ही रही है, लेकिन हम लोगों ने उस पर बहुत काबू पा लिया। मैं एक आंकड़ा दे दूं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 43.5 लाख बाल मजदूर हैं, और इसके कबल आप जाइए 2001 में तो 1,03,00,000 बाल मजदूर थे, और विगत 10 साल में 65% की गिरावट आई है सरकार के योजनाओं के चलते। सामाजिक जो सरोकार हैं, सरकार के योजनाओं के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा एवं जो जागरूकता के कारण 65% की गिरावट आई है, और हमारे यहाँ मात्र 43.5 लाख बाल मजदूर हैं। उसमें भी 32.5 लाख ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 10 लाख जो हैं सो शहरी क्षेत्रों में अभी मिलते हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते जाइए तो यूपी जो उत्तर प्रदेश है भारत में, वहाँ 9 लाख बाल मजदूर हैं, और बिहार हमारे तीसरे स्थान पर है। अगर अशिक्षा एवं गरीबी जिस देश में, जिस राज्य में, जिस ज़िले में हैं, अगर हम उस पर काबू नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर बाल श्रम की संख्या जो है सो बढ़ती जाती है। आप देख लें, गया का उदाहरण है, कटिहार का उदाहरण है, बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्रों हैं वहाँ गरीबी व शिक्षा, आर्थिक प्रवंचना के कारण ये बाल मजदूर बनते जा रहे हैं। और हम लोगों ने विगत 2019 तक सरकार के प्रयास से
बाल श्रम मुक्त जिला घोषित किए हैं, बाल श्रम मुक्त प्रखंड घोषित किए हैं। पंचायतों में मेरा उस जगह जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। और इधर कोविड महामारी के चलते 2 सालों से यह धावा दल का जो कार्य था वह हम लोगों के द्वारा कुछ प्रभावित हुआ है। और बाल श्रमिकों को हम लोग फिर अपने जन जागरूकता और सरकार के प्रयासों से बहुत ही बाल श्रम को हम लोग समाप्ति करेंगे। बाल विवाह और बाल श्रम हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। यह समाज के जागरूकता एवं सरकार के प्रयास के साथ साथ आम सभी लोगों से यह आह्वान है कि आप लोग भी इस कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रेरित हों, आगे आएँ और हम लोग बाल श्रम की समस्या को दूर कर देंगे। और हम लोग पूरे विश्व में बाल श्रम मुक्त एक भारत देश कहलाएंगे। और जो हमारा देश का जो बच्चा होगा वह राष्ट्र का नागरिक होगा। और वह राष्ट्र का नागरिक जब अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो यह शब्द ही सुनने को नहीं मिलेगी। चूँकि बाल श्रम हमारे समाज का एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक समस्या है, जो एक बच्चे को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर बना देती है। तो अभी वर्तमान में बाल श्रम को लेकर सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार जिस पर काम कर रही है, तो उससे हमारे जो भी श्रमिक हैं उनको क्या सहायता मिल रही है, क्या हेल्प मिल रहा है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बाल श्रमिकों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया गया है, जो 384 जिले में विधिवत रूप से काम कर रहा है। उसका मुख्य कार्य था कि सर्वेक्षण, जितने भी चाइल्ड लेबर हैं, बाल श्रम हैं, सर्वेक्षण करके उनको मुख्य धारा में लाना। चूँकि बाल श्रम की समस्या जो है वह काम करने वाले, जितने मैं बता दूं कि 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे चाहे किसी कार्य में हो, चाहे वो घरेलू कार्य में हो, खेतिहर में हो, कूड़ा बीनने में हो, या मान लिया जाए कि ढाबा में हो, होटल में हो, गैरेज में हो, वो चाइल्ड लेबर बाल श्रम कहलाते हैं। तो बच्चों का जगह विद्यालय और खेल का मैदान होना चाहिए। तो इसका सर्वे करके हम लोगों ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक सभी जगह स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि विशेष प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ बच्चों को मुख्य धारा में, जो बच्चे 9 से 14 वर्ष, जो चाइल्ड लेबर हमारे 6 से 9 के बीच में है, प्राइमरी एजुकेशन, जो आंगनवाड़ी केंद्र के बाद हम लोग उसको फॉर औपचारिक में लाते हैं। और उनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन एवं वोकेशनल, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, बच्चे जिस और जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ, उनको व्यावसायिक ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया है। बच्चों को उस जगह मुफ्त किताबें, मुफ्त मध्याह्न भोजन, पोशाक एवं छात्रवृत्ति का प्रावधान है। और उस बच्चे को हम लोग उस छात्रवृत्ति की राशि से आगे बढ़ने में, और सरकार की ये प्रयास है कि जब 14 साल के हो जाए तो उनको ट्रेनिंग जो हम लोग वोकेशनल दिए हैं, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा लिंकेज बनाएंगे SHG ग्रुप में, और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये चीज़ ये स्पष्ट है कि हम उनके आर्थिक उन्नयन के लिए सरकार की योजनाओं को उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। बाल श्रम केवल श्रम संसाधन विभाग की नहीं समस्या है, उन हम विभाग, अन्य विभाग जो बिहार सरकार, भारत सरकार के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके हम लोग उनके आर्थिक उन्नयन के लिए योजना चला रहे हैं और उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं। दूसरी ओर कि अगर चाइल्ड बाल श्रम कहीं भी हमारे अधिकारियों के द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यहाँ अमुक जगह बाल श्रम कर रहे हैं, तो धावा दल का गठन जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन है प्रत्येक जिलों में, और वह धावा दल वैसे बच्चों को वहाँ से विमुक्त कराता है, रेस्क्यू कराता है। और हम लोग उसको CWC में, जो बाल संरक्षण का है, उस जगह उनको हम लाते हैं, और तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये का प्रावधान है। उस बच्चे के खाते में हम लोग CMRF
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत हम लोग उनको भुगतान करते हैं और वह एफडी रहता है, जिससे कि वो उस उम्र के बाद उनको हम लोग उस सूद की राशि से भी और जब एक उम्र हो जाए 14 साल से ऊपर, उससे वो व्यवसाय कर सकें। तो सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए, उसके अभिभावक के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जिससे कि हम लोग इस सभ्य समाज में हम लोग बाल श्रम की कुप्रथा को समाप्त कर दें और बाल श्रम जैसी बुराइयां इस देश में और इस राज्य में और अपने समाज से इसको विदा कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं श्रमिकों के उत्थान के लिए और बाल श्रम के जागरूकता को लेकर। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वो श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, क्या वो लाभ उन तक पहुंच पा रहा है, और पहुंच रहा है तो किस तरह से पहुंच रहा है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संपादन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि हमारे श्रमिक भाई जो पलायन की समस्या सबसे बड़ी होती है, तो हम लोग श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, एक असंगठित कामगार होते हैं, एक संगठित कामगार होते हैं। असंगठित कामगारों का उद्देश्य ये है कि जो रिक्शा वाला, फेरी वाला, ठेला वाला, खेतिहर मजदूर, ये सारे जो भी हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, सन निर्माण, भवन निर्माण, रोड निर्माण, इस सारे असंगठित कामगार के क्षेत्र में आते हैं। सरकार की योजनाएं असंगठित कामगारों के लिए अलग से है और संगठित कामगार जो हैं, संगठित मजदूर हैं, उनके लिए, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, सूत मिल में काम कर रहा है, लाह उद्योग में काम कर रहा है, तो उसके लिए भी सरकार का श्रम संहिता बना हुआ है कि कोई भी श्रम मजदूर का शोषण नहीं करे, चाहे कोई बड़ा फैक्ट्री का मालिक ही क्यों ना हो, कारखाना का मालिक क्यों ना हो, उसके लिए भी हम लोगों ने श्रम संहिता बनाई है, जिस श्रम संहिता में उसका सारा प्रावधान है। जैसे कोई भी, मैं ये पहले बता दूं कि श्रम जो भी कारखाना में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय का निर्धारण है। को 8 घंटा काम करेंगे, उनके लिए ESI, EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि, सेफ्टी का प्रावधान, मेडिकल किट का प्रावधान, कामकाजी महिलाओं हैं तो कैच रूम का प्रावधान। तो इन सारे, चाहे कोयला के खदान में हो, चाय बागान में हो, चाहे वह मान लिया जाए कि किसी भी कल कारखानाओं में हो, कपड़ा मिल में हो, तो उनके लिए भी सरकार की सोच बनी हुई है कि मजदूरों का शोषण नहीं हो और मजदूरों का शोषण करने कोई भी जो है मिल मालिक या फैक्ट्री का मालिक नहीं करे। इसके लिए भी श्रम कानून का डंडा चला हुआ है, जिसका कि अनुपालन सभी को करना है। जो भी मान लिया नियोक्ता हैं हमारे, तो उनको भी ये चीज़ को हम लोग बार बार जाते हैं, उनको भी श्रम कानून के बारे में बताते हैं कि हमारा मजदूर को आप कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित है कि नहीं, उसको ESI जो हॉस्पिटल भारत सरकार है कि उससे उसका इलाज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उनके बोनस अधिनियम है हम लोग 1965 का, उसके तहत उसको 11 माह का अगर दिया जा रहा है तो 1 माह का बोनस भी दिया जा रहा है कि नहीं। तो इन सारे कामों को हम लोग एक तरफ तो ऑर्गेनाइज मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी ओर सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए था असंगठित मजदूर। तो मैं आकांक्षा जी ये बता देना चाहता हूं कि इस बार जो कोविड महामारी आई पूरे, इसमें सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने, जब आप देखे होंगे कि कोविड महामारी में भारत के विभिन्न बड़े बड़े शहरों से, चाहे मद्रास हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, कोई शहर अछूता नहीं रहा जो मजदूर अपने घर के वापसी के लिए जो रोड पर पैदल चलते आए हैं। और देखे होंगे कि क्या स्थिति थी, तमाम चैनलों के द्वारा, मीडिया के द्वारा बताया गया था। तो एक नया विषय, हर एक कोई ना कोई समस्या आती है तो एक नया विषय सीख दे के जाती है। तो वो सीख सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को पूछा कि असंगठित कामगार कितने हैं पूरे देश में, ये बताइए, उसका डाटाबेस क्या है। तो सरकार ने इस पर एक नेशनल डाटाबेस पर काम शुरू किया है, असंगठित कामगारों के लिए निबंधन का कार्य, जिसे हम लोग अभी ई-श्रम पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो ई-श्रम पोर्टल में हम लोगों ने असंगठित, चाहे खेतिहर मजदूर हो,
उनको इस 17/9/21 से विश्वकर्मा पूजा के दिन से तमाम जगह या CSC कॉमन सर्विस सेंटर VLE जहाँ भी हैं, चाहे गांव में हो, देहात में हो, पंचायत में हो, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर प्रायः हर एक पंचायतों में है। वहाँ हमारे असंगठित कामगार जाएं और वहाँ पर आधार कार्ड एवं बैंक खाता का 2 चीज़ वहाँ पर अपना दें और उनका वहाँ पर ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक कार्ड मिल जाएगा जिसमें एक भी पैसे नहीं लगते हैं। वह CSC को हम लोग प्रति कार्ड 20 रुपया सरकार आच्छादित करती है। तो हमने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से भी ये असंगठित कामगारों का एक डाटाबेस बना रहे हैं, जो कि सरकार होगी और जब कभी भविष्य में ज़रूरत होगी ऐसे तो उस समय में एक डाटा बना रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके जीवन उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसमें एक और योजना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो योजना है ये कितने हद तक कारगर साबित हो रही है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में भी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 ईस्वी में, प्रधानमंत्री जी का एक सोच था कि कोई भी मजदूर जो हैं वह उनको पेंशन से, यानी एक 60 साल तक वह जीवन का मजदूरी करके जीवन जीते हैं और उनका बुढ़ापा भी खुशहाल जिए। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 18 और 19 के बीच में PM श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना लॉन्च किया गया था। वह योजना एक वरदानकारी, श्रमिकों के जीवन का एक वरदानकारी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि भारत के विभिन्न राज्यों में जो हमारे असंगठित कामगार थे उनके लिए जीवन जीना बड़ी कठिन था। न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ उनको पारिश्रमिक के साथ साथ एक जीवन सुरक्षित महसूस होना चाहिए था। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और एक NPS नेशनल पेंशन स्कीम, 2 पेंशन योजनाओं की शुरुआत एक साथ की गई थी। मजदूरों के लिए, असंगठित कामगार क्षेत्र के जो मजदूर थे उनके लिए एकदम साधारण कम अंशदान पर हम लोगों ने भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया कि इनको पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। उसमें जो चाहे वह खेतिहर मजदूर हो, लेकिन हाँ एक ध्यान है कि जिनकी आय 15,000 से कम, 15,000 हो, 15,000 से ऊपर नहीं हो, जिनको EPF और ESI का लाभ नहीं मिलता हो, वैसे लोगों के लिए PM श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च किया गया। उसकी शर्तें हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच। आपको मैं बता दूं, एक न्यूनतम 18 वर्ष का अगर कोई श्रमिक अगर अपना इसमें निबंधन कराता है तो उसको मात्र 55 रुपये लगते हैं और सरकार का भी अंशदान 55 रुपये है, 110 रुपये, और 60 साल के बाद उनको 3,000 रुपये सुनिश्चित किया गया है कि पेंशन उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी समस्या इस देश में थी कि कोई भी मजदूर मरता था तो सरकार के अनुदान के लिए वह चक्कर लगाते रहता था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी मजबूरी को समाप्त करने के लिए पेंशन स्कीम को लॉन्च किया और एकदम न्यूनतम मासिक आय, उसके लिए कहीं किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए, अपना आधार कार्ड और बैंक खाता का देकर और उसमें आप रजिस्टर्ड PM श्रम योगी में, और आपके खाते से 55 रुपया, 18 साल और 40 साल का अगर कोई है तो उनको 200 रुपये का। तो एक स्लैब बना हुआ है 18 से 40 साल। आपको अगर 29 साल किन्हीं का उम्र है तो 90 रुपया, और 90 सरकार भी 90 रुपया देती है, 180 रुपया। तो ऑटोमेटिक उनका जो पेंशन स्कीम है हम लोगों ने के द्वारा बृहत योजना बना करके पंचायतों में, प्रखंडों में, ज़िलों में, कस्बों में जितने भी रेहड़ी पर हैं, ठेला वाले हैं, उनको हम लोगों ने इस योजना से आच्छादित करने का प्रयास किया है। और यह एक योजना ही नहीं, यह मजदूरों के भविष्य के नींव का निर्माण करने की योजना सफल साबित हो रही है।
और यह जान लें, जिस दिन हमारे असंगठित सभी कामगार इस पीएम श्रम योगी मानधन योजना से आच्छादित हो जाएंगे तो उनका जीवन स्तर भी एक जो कुशल मजदूर हैं, जो फैक्ट्री में जिनको ESI EPF मिलता है कर्मचारी, वैसे उनका जीवन बसर गुजरेगा। आपको बता दें कि बिहार में चूँकि इस तरह मान लिया जाए कि प्रयास तेज़ी से जारी है, लेकिन कलकत्ता में, आपको मद्रास में, केरल में जो फेरी वाले हैं, जो गुमती वाले हैं, जो रेहड़ी पर दुकान चलाते हैं, जो मान लिया खेतिहर मजदूर हैं, जो मिल्कमैन हैं, जो मान लिया सब्जी बेचने वाले हैं, फुटपाथ पर काम करने वाले हैं, उन सारे लोगों को मैं इस प्रसारण के माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि आप लोग भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आप जुड़ करके इस पेंशन का लाभ उठावें। दूसरा, NPS जो है, देखिए सरकार की सोच है कि NPS जो भी स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, वह भी एकदम इसी स्लैब में ही, जिनका व्यापारी जो लघु व्यापारी हैं, स्वरोजगारी हैं, जो मान लिया जाए कि कोई अंडा बेचते हैं, मान लिया जाए कि कोई कपड़ा का छोटा मोटा फुटपाथ का दुकान खोलते हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वैसे लोगों के लिए भी NPS स्कीम इसी स्लैब पर भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आप NPS में आप अपना अंशदान दें और उनको राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सरकार आच्छादित कर देती है और उनके भी जीवन स्तर को सुधार और स्वर्णिम जीवन के लिए इन दोनों योजनाओं का एक कारगर साबित हो रही है। और आने वाला समय में आप देखिएगा कि भारत जो है सो एक बढ़ता हुआ राष्ट्र श्रमेव जयते की ओर आगे बढ़ेगा और हम लोग निश्चिंत होकर श्रमिकों के कल्याण के लिए और उसके भविष्य को अच्छे साबित करने के लिए यह पहल वरदायी साबित हो रही है। बाल श्रम की वजह से बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनका जो आज है, आने वाला जो कल है, उन सब का गला घोट दिया जाता है। तो उन सभी बच्चों को, समाज को, उन नागरिकों को, श्रमिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? बाल श्रम की समस्या को दूर करने हेतु मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, सरकार एवं जन जागरूकता, समाज का जागरूकता होने से इस देश को हम लोग बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। और बच्चे आज नहीं कल के नागरिक हैं, इस देश के भविष्य हैं और इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। आपके प्रसारण माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप समाज जागरूक हों, सरकार के साथ साथ कदम बढ़ाएं और बाल श्रम मुक्त भारत देश को बनाएं। राजीव जी, आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम आयाम में हमसे जुड़ने के लिए, दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतना सारा संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे श्रमिकों के कल्याण के ऊपर हमारा आज का ये खास कार्यक्रम आयाम। तो दर्शकों, आज आपने हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजीव कुमार को सुना, देखा और जाना कि किस तरह से बाल श्रम जो है वो हमारे समाज के लिए हानिकारक है और इसके बचाव के लिए जो सरकार है वो तरह तरह की योजनाएं बना रही हैं, जिसके तहत 14 वर्ष के कम बच्चों से यदि कोई काम करवाता है तो वो एक कानूनी अपराध है। और इतना ही नहीं, जो भी श्रमिक लोग हैं उनके कल्याण और उत्थान के लिए भी सरकार तत्पर है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का बहुत ही खास कार्यक्रम आयाम। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नए अंक में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तो दर्शकों, आपका इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। इस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आयाम द्वारा केंद्र निदेशक, DD बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001 और हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com। धन्यवाद।